हेलो स्टूडेंट्स। सी प्रोग्रामिंग के फर्स्ट क्लास में आप लोग का वेलकम है। आज के क्लास में हम लोग थोड़ा थियोरेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में या इन जनरल प्रोग्रामिंग के बारे में। और ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग जो एडिटर और कंपाइलर यूज़ करने वाले हैं वो वन कंपाइलर है जो अगर हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये ऑनलाइन कंपाइलर है, इसके लिए हमें कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये वेबसाइट पे जाना है oneCompiler.com/c। तो यहाँ पे हमें सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक डेमो कोड भी प्रिंटेड है जिसके बारे में हम समझेंगे कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो समझने की चीज़ है, यहाँ पे जो 1 2 3 4 लाइनिंग है ये हमारा एडिटर स्क्रीन है जहाँ पे हम हमारा कोडिंग करेंगे, कोड लिखेंगे। और जब रन करना होगा तो ये जो रेड वाला बटन है उसे प्रेस करेंगे। तो आउटपुट स्क्रीन साइड में ही है, यहाँ पे हमें इस कोड का आउटपुट जनरेट होकर मिल जाएगा। तो जैसे इस कोड में बेसिकली हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को कि जो भी आउटपुट स्क्रीन होगा उस पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। और कंप्यूटर ये जो दूसरी आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पे हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले कर रहा है। सो कोडिंग पे हम थोड़े टाइम के बाद आएंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा थियोरेटिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कंप्यूटर क्या होता है और एग्जैक्टली हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज आ रहा होगा। तो ये बेसिकली इन जनरल कंप्यूटर सिस्टम का व्यू है फॉर प्रोग्रामर्स। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बेसिकली दो पार्ट्स में, दो मेन पार्ट्स में हम इमेजिन कर सकते हैं। कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो प्रोसेसर होता है। एंड प्रोसेसर इज द वर्किंग एलिमेंट ऑफ योर कंप्यूटर। जो भी काम हम कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हैं, यानी कि जब हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो उससे कुछ काम करवाना चाह रहे हैं। तो कंप्यूटर जो भी काम करता है उसमें जो एक्चुअल वर्क होता है वो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर से जो भी हम काम करवाएंगे वो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। नाउ जब भी प्रोसेसर को कोई काम करना होता है तो उसे इंफॉर्मेशन या डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो डेटा सप्लाई होगा वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी से प्रोसेसर को मिलती है। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो मेमोरी बेसिकली डेटा को स्टोर करती है और प्रोसेसर उन डेटा को एक्सेस करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये एनक्लोज्ड सिस्टम है। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ में मिलके सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। बट सिंस ये जो डिवाइस है उसे एक प्रोग्रामर या फिर एक यूज़र यूज़ करेगा। तो सिंस यूज़र या प्रोग्रामर कंप्यूटर को अच्छे तरीके से यूज़ कर सके, तो अगर मुझे कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ डेटा को इन करना होगा या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, कोई डेटा प्रोवाइड करना होगा, कोई प्रोग्राम लिखना होगा, तो हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होता है। और जब कंप्यूटर कोई ऑपरेशन कंप्लीट करता है तो ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद में जो रिजल्ट जनरेट होता है वो आउटपुट डिवाइसेस पे सेंड करता है। प्रोसेस सिंपल है। कंप्यूटर सिस्टम दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक प्रोसेसर होता है और एक मेमोरी होती है। प्रोसेसर जो एक्चुअल कोड को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे, प्रोसेसर ही वो काम को कंप्लीट करके देता है। अब उस काम को करने के लिए अगर कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तो वो डेटा उसे मेमोरी से मिल जाएगा, यानी प्रोसेसर वो डेटा मेमोरी से ले लेगा। बट ये सारे डेटा ऑटोमेटिकली मिलेंगे नहीं, कोई तो एक एक्सटर्नल एंटिटी होनी चाहिए यूजर के फॉर्म में या प्रोग्रामर के फॉर्म में, जो वो डेटा प्रोवाइड करेगा, जो वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। तो अगर हमें कंप्यूटर के अंदर अंदर एज इन मेमोरी में कुछ इंफॉर्मेशन फिट करनी है या प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो हम कीबोर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो जो कीबोर्ड होता है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डेटा इन करेगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी प्रोसेसर को डेटा मिल गया, उसने अपना काम कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद में जो रिजल्ट जनरेट होगा, अब वो रिजल्ट यूजर को कैसे प्रोवाइड करेगा, जो एक्सटर्नल एंटिटी है उसे कैसे प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए आउटपुट डिवाइस होता है।
तो एज इन हम कंप्यूटर सिस्टम को एज अ प्रोग्रामर यूज करेंगे। तो हम एक प्रोग्रामर है, हमारे पास में एक कोड होगा। ये कोड हम चाहते हैं कि कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके हमें उसका आउटपुट ला के दे दे। तो हम कीबोर्ड की हेल्प से ये प्रोग्राम को कंप्यूटर के मेमोरी में फिट करेंगे। कंप्यूटर उस मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस और डेटा को फेच करेगा और ऑपरेशंस कंप्लीट करेगा। फिर एंड में जो रिजल्ट आएगा वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये सीक्वेंस है जो हमें पता होना चाहिए। हाँ, उसके बाद सेकेंडली हम थोड़ा प्रोसेसर को और डिटेल में समझ लेते हैं कि प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है। तो इन जनरल हम प्रोसेसर को आगे जाके बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे दूसरे कोर्सेज में। बट यहाँ पे प्रोसेसर को हमें ऐसा समझ लेना है कि प्रोसेसर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से हमारे काम के जो कंपोनेंट है वो एएलयू है, कुछ रजिस्टर्स हैं और एक कंट्रोल यूनिट होता है। तो प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट जो होता है वो एक्चुअली में प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि तुम्हें काम क्या करना है। तो ऐसा होता है कि ये जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्सेटाइल है। वो एक लिमिटेड स्कोप वाला मशीन नहीं है। तो कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म कर सकता है। तो प्रोग्रामर जैसे भी उसे इंस्ट्रक्शन देगा वो उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। बट एट अ टाइम कंप्यूटर कौन सा वाला काम परफॉर्म करेगा वो कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल हो जाता है। यानी कि अभी अगर कंप्यूटर को एडिशन करना होगा तो कंट्रोल यूनिट वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, तो ही जाके एएलयू जो कि कैपेबल होता है, यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट है एएलयू, उसे सारे ऑपरेशंस करने आते हैं। वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकता है, लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकता है। तो जब ये ऑपरेशन एएलयू अभी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करके बताएगा। एएलयू उसके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करेगा। डेटा जो होंगे वो प्रोसेसर को रजिस्टर्स के फॉर्म में मिलता है। जैसे यहाँ पे हमने दो रजिस्टर बनाए हुए हैं ए एंड बी। तो ए से एक डेटा मिल जाएगा, बी से एक डेटा मिल जाएगा, एएलयू उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2+5 करना होगा तो फर्स्ट स्टेप में 2.215 और प्लस जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर के मेमोरी में फिट होनी चाहिए। फिर उस मेमोरी से प्रोसेसर ये सब इंफॉर्मेशन फेच कर लेगा। कंट्रोल यूनिट को पता चल जाएगा कि एडिशन का काम करना है। जो डेटा 2 और 5 है वो रजिस्टर ए एंड बी में आके स्टोर हो जाएगा। और फिर ये इंफॉर्मेशन एएलयू एक्सेस करेगा कि मुझे ए और बी को प्लस करना है। और जो आंसर आएगा वो फिर वापस से एएलयू या जो एएलयू जो होगा वो रजिस्टर ए में स्टोर कर देता है। तो ये प्रोसेस इसी के अकॉर्डिंग चलते रहेगा। और जैसे कि मैंने बोला कि हमारा प्रोसेसर जो या कंप्यूटर जो है वो वर्सेटाइल है, ये बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस है जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं जो हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशंस अरिथमेटिक है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, ये कुछ ऑपरेशंस हैं। देन एएलयू जो होता है वो लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकता है। सो लॉजिकल में लॉजिकल एंड ऑपरेशन होता है, लॉजिकल और ऑपरेशन होता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेशन होता है। जो जो हमारा प्रोसेसर है वो असाइनमेंट भी कर सकता है। यहाँ पे असाइनमेंट का मतलब होता है कि अगर मुझे कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ डेटा को स्टोर करना है तो ये काम भी प्रोसेसर असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से कर देगा। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो मेमोरी में जो भी डेटा होगा उसे कंपेयर करके that दोनों में क्या रिलेशन है, कौन लेसर है कौन ग्रेटर है, दोनों इक्वल है नॉट इक्वल है, इस तरीके से हमारे पास में ये ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। फिफ्थ कैटेगरी में बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। ये ऑपरेटर्स थोड़े स्पेशल होते हैं। अभी तक जो भी हमने ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया ये बाइट लेवल पे वर्क करते हैं। बिट और बाइट क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे यही समझना है कि जो बिट वाइज ऑपरेशंस हैं वो बिट लेवल पे ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो ये जो ऑपरेशंस मेरे पास है वो है एंड ऑपरेशन, और है, एक्सऑर है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इन सारे ऑपरेशंस को हमारा प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है। ओके। सो प्रोसेसर की इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम लोग नेक्स्ट मेमोरी को समझने के लिए जाएंगे। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बेसिकली एक स्टोरेज है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी को अगर हम इमेजिन करेंगे तो सेट ऑफ बॉक्सेस होंगे जो डिपेंड करेंगे कि जैसे अगर मेरा मेमोरी का साइज n बाइट्स है तो मुझे n नंबर ऑफ बाइट्स की स्पेसिंग मिलेगी
जो कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे। तो जो फर्स्ट पोजीशन होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, जो सेकंड पोजीशन होगा फर्स्ट से स्टार्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली ये सारे लोकेशंस जो हैं, पोजीशंस जो है वो नंबर्ड होते हैं। ये जो नंबरिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है हर एक लोकेशन को, उसे मेमोरी का एड्रेस कहा जाता है। तो अगर मैं बोलूँगा कि ये जो ये बॉक्स है, इसको कलर कर देते हैं। तो ये सेकंड वाला बॉक्स है, मुझे इस सेकंड वाले बॉक्स को एक्सेस करना है। तो इसे एक्सेस करने के लिए मुझे इसका पोजीशन पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए। तो ये जो रेड वाला बॉक्स अभी हमने बनाया पिंक वाला, उसका पोजीशन 2 है। तो 2 क्या हो गया, एड्रेस हो गया इस पिंक वाले बॉक्स का। नाउ हर एक बॉक्स को मैं बोल रहा हूँ, हर एक बॉक्स का साइज कितना होता है, 1 बाइट का होता है। ओके, अभी हम थोड़ा बाइट और बिट के बारे में समझ लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो बेसिक जो मेमोरी का स्टोरेज होता है, कंप्यूटर जो है हमारा डिजिटल डिवाइस है। ये जो कंप्यूटर होगा ये मेमोरी में बाइनरी इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकता है। तो बाइनरी एज इन, या तो ये जीरो को स्टोर करेगा या तो ये वन को स्टोर करेगा। सो कंप्यूटर की मेमोरी बाइनरी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करती है। तो जो बेसिक यूनिट है वो है बिट। बिट का मतलब होता है या तो जीरो या तो वन। ओके, सो यहाँ पे जो हमने मेमोरी के लिए बॉक्सेस रिप्रेजेंट किए हैं 0 1 2 3 4, इनका साइज जो है 1 बाइट का है। तो जब मैं बोलूँगा 1 बाइट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, 1 बाइट जो होगा वो होता है 8 बिट्स को मिला के। अगर मैं 8 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशंस को बनाता हूँ तो 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से 1 बाइट बन जाएगा। और ऐसे अगर मेरे पास 2 to 10 बिट्स का कॉम्बिनेशन है तो उसे मैं बोलूँगा ये 1 किलो बाइट है। और यहाँ पे भी गड़बड़ है, अगर मेरे पास 20 बिट्स होंगे तब मैं कहूँगा कि मेरे पास 1 MB का मेमोरी है। और अगर 2 to 30 बिट्स होंगे तो मेरे पास 1 GB का मेमोरी है। इसके अकॉर्डिंग ये मेमोरी का साइज इंक्रीज होता रहता है। ये यूनिट्स हैं। जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है बिट। बिट का मतलब होता है एक पोजीशन, या तो उस पोजीशन में जीरो स्टोर कर सकता हूँ या तो वन स्टोर कर सकता हूँ। बट एक बिट हमारे लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ बिट्स बनाते हैं। तो अगर मैं 8 बिट्स को कलेक्ट करता हूँ टुगेदर, तो वो जो इन्फॉर्मेशन, वो जो डेटा मुझे स्टोर होगा वो 1 बाइट का डेटा बनेगा। वैसे अगर मैं 2 to 10 बिट्स का कलेक्शन बनाता हूँ तो वो 1 KB ऑफ मेमोरी रहेगा, 1 किलो बाइट। और 2 to 20 जो होगा, यहाँ पे भी गड़बड़ है, 2 to 20 जो होगा वो 1 MB की मेमोरी रिप्रेजेंट करेगा। और 2 to 30 बिट्स 1 GB मेमोरी रिप्रेजेंट करेगा। उसके अकॉर्डिंग ये यूनिट्स बढ़ते जाएंगे। तो पेटाबाइट, जेटाबाइट, ये सब नंबर ऑफ बिट्स को हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे। बट हमारे नॉलेज के लिए इतना पता होना चाहिए, टिल गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी। सो 1 GB मीन्स 2 to 30 बिट्स, 1 MB मीन्स 2 to 20 बिट्स, 1 KB मीन्स 2 to 10 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, and 1 bit means one small box where I can store 0 or 1। तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जब भी मैं मेमोरी को रिप्रेजेंट करूंगा, वहां पे अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ तो वो उसका बेसिक स्टोरेज होगा, जो हम स्पेसिफिकली बाइट लेवल पे बात करेंगे। यहाँ पे हमने प्रोसेसर में एक बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात की थी। तो ये जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो मेमोरी में बिट लेवल पे वर्क करेगा, यानी हर एक बिट के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बाकी इनको छोड़ के ऑपरेटर्स को देखा जाएगा तो वहाँ पे सारे ऑपरेशंस जो होंगे वो बाइट लेवल पे वर्क करेंगे। तो ये हमारा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम था, जिसके बारे में हमने समझा कि वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, प्रोसेसर और मेमोरी। प्रोसेसर जो होता है वो हमारा एग्जीक्यूटर है, सारे काम को वो प्रोसेस करके देता है। अगर उसके काम को प्रोसेसिंग के लिए कुछ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो वो मेमोरी से मिल जाएगी। मेमोरी के बारे में हमने समझा कि वो सिर्फ एक स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे हम बिट्स को या बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी हमने बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर किया है वो प्रोसेसर फेच कर सकता है, अपने पास लेके आ सकता है। उसे प्रोसेस करके जो रिजल्ट जनरेट होता है वो मेमोरी में फिर से स्टोर भी कर सकते हैं। अगर हमें एक्सटर्नल एंटिटी से कम्युनिकेट करना होगा तो उसके लिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल है। इनपुट डिवाइस की हेल्प से जो भी यूज़र होगा वो इंफॉर्मेशन या डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर कर सकता है।
और जब प्रोसेसर उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेगा और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करनी होगी, तो फिर वो आउटपुट डिवाइस को यूज करेगा। तो कंप्यूटर फिर आउटपुट डिवाइस को यूज करेगा। प्रोसेसर सेट ऑफ कंपोनेंट में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने देखे उसमें कंट्रोल यूनिट होता है, जो कंट्रोल करेगा कि अभी एएलयू कौन सा काम करने वाला है। एएलयू जो होगा वो रजिस्टर्स ए एंड बी से इंफॉर्मेशन लेता है, प्रोसेस करता है, और जो आउटपुट आता है फिर से उसे रजिस्टर में डाल देता है। ये प्रोसेसर मेमोरी से कनेक्टेड होता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर में जाएगी ए एंड बी में, वो यहाँ मेमोरी से मिल जाएगी, और प्रोसेस होकर जो रिजल्ट आएगा वो प्रोसेसर फिर से कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकता है, या फिर जो आउटपुट डिवाइस है वहां पे सेंड कर सकता है। तो प्रोसेसर दोनों ही काम कर सकता है, आउटपुट को कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस पे भेज सकता है यूजर के लिए, या फिर मेमोरी में स्टोर हो सकता है। अगर मुझे कोई चीज़ मेमोरी में स्टोर करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे अगर मेमोरी में स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे प्रोसेसर का ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि ये जो प्रोग्राम है वो क्या होता है। तो कंप्यूटर कुछ काम खुद से नहीं कर पाएगा, उसे जो प्रोग्रामर होगा असिस्ट करना पड़ेगा। प्रोग्रामर को एक प्रोग्राम लिख के देना पड़ेगा कि कंप्यूटर को क्या क्या काम कब कब परफॉर्म करना है। सो प्रोग्राम को अगर हम डिफाइन करेंगे तो बेसिकली प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा। तो कंप्यूटर इन सब इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके पढ़ेगा और फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा सिक्वेंशियली। पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एंड उसके अकॉर्डिंग वो सारा का सारा एक्टिविटी एक एक करके परफॉर्म करता है। यहाँ पे अगर प्रोग्राम को समझना है तो क्या होगा, सी लैंग्वेज की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सी को हम बोलते हैं ये एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम होगा सी लैंग्वेज में, वो बेसिकली फंक्शंस में डिवाइडेड होता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे हमारे लिए वो है मेन फंक्शन। तो सी लैंग्वेज में एक मेन फंक्शन होता है, यानी जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम को हम डिवाइड करते हैं फंक्शंस में, और फंक्शंस के अंदर हमारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। सो सी लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है। और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने बताया कि हम दो टाइप के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। एक तो डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन होगा जिसमें हम कंप्यूटर के पीछे किसी रिसोर्स को डिक्लेयर करेंगे, और कुछ ऑपरेशंस दे सकते हैं कि अभी हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मेन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसलिए है कि जब भी मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें कलेक्शन ऑफ फंक्शंस रहेंगे, उसमें बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। बट जब ये प्रोग्राम प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा तो वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ही स्टार्ट करेगा, और जैसे मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा कंप्यूटर का प्रोग्राम खत्म हो गया। यानी मेन से कोडिंग शुरू होगी और मेन से ही एंड हो जाएगी। ओके। तो इन बिटवीन अगर मुझे किसी और फंक्शन को रन करना होगा तो मेन फंक्शन को उन अदर फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा, तभी जाके वो अदर फंक्शंस रन करेंगे। अभी जब मैं अदर फंक्शंस की बात करूंगा तो मेरे पास दो कैटेगरी ऑफ फंक्शंस मिलेंगे। एक होंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो जैसे हम मेन को बना रहे हैं वैसे हम खुद के अदर अदर फंक्शंस बना सकते हैं। या फिर जब हम सी के कंपाइलर को यूज करते हैं तो या डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हमें मिल जाते हैं जो कि इन हेडर फाइल्स में अरेंज होते हैं। तो अगर मुझे खुद के फंक्शंस नहीं बनाने, मुझे पता है कि ये सारे फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग माय ओन फंक्शन हम क्या कर सकते हैं कि जो रेडीमेड फंक्शंस होंगे उन्हें यूज कर सकते हैं। बट ये जो रेडीमेड फंक्शन होंगे वो एक लाइब्रेरी में स्टोर होंगे। लाइब्रेरी के अंदर हेडर फाइल्स होंगी और ये हेडर फाइल्स उन सारे फंक्शंस को स्टोर करके रखते हैं। तो अगर मुझे हेडर फाइल से फंक्शंस को यूज करना होगा तो उसके लिए जो प्रोसेस होगा आज हम जानेंगे उसके बारे में, किस तरीके से हम हेडर फाइल्स के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ओके। और जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे यानी इन फंक्शंस के अंदर क्या लिखना है, तो इन फंक्शंस के अंदर हमें इंस्ट्रक्शन लिखना है। इन इंस्ट्रक्शंस में हम दो टाइप के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक डिक्लेरेटिव और एक ऑपरेशंस वाले। डिक्लेरेटिव में हम किसी चीज़ को डिक्लेयर करेंगे, ओके, जो हम अभी मैं प्रोग्राम में बताता हूँ। और ऑपरेशंस में हम कोई ऑपरेशन प्रोसेसर के थ्रू परफॉर्म करेंगे। ओके, सो इतना थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम कोडिंग पे जंप करते हैं और थोड़ा प्रोग्रामिंग के बारे में समझते हैं।